हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा में छंद पढ़ रहे थे। मैं आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक छंद है। और हम लोग कल उसका सामान्य परिचय देखे थे। सर्वप्रथम इसका प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है और इसके आदि प्रणेता जो हैं वो पिंगल नाम के ऋषि हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा कल की कक्षा में हुई थी और मैंने कल छंद के अंग को बताया था कि छंद के अंग कितने होते हैं। बस ऐसे ही बता के छोड़ दिया गया था, नाम ही बता के छोड़ दिया गया था। आज की कक्षा में हम लोग छंद के जो छंद के अंग हैं उनको हम लोग परिभाषा सहित देखेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि यदि छंद की पहचान करनी है तो छंद के अंग को जानना अति आवश्यक है। इसलिए आज की कक्षा में मैं आप लोगों को छंद के अंग को पढ़ाऊंगा और इसको बताऊंगा कि जो छंद के अंग हैं, जो छंद के 7 अंग हैं, उनका क्या क्या प्रयोग है। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग देखते हैं छंद के अंग को। मैं कल आप लोगों को बताया था कि जो छंद का पहला अंग होता है वह होता है चरण या पद या पाद। इसको ऐसे भी कहते हैं, चरण कहते हैं, या फिर इसको हम पद भी कह सकते हैं या पाद भी कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा है कि छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। आप देखे होंगे काव्य में कि छंद के 4 भाग होते हैं। वही है यहाँ पे कि छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें प्रत्येक को चरण कहते हैं। जो छंद होता है, छंद में 4 चरण होते हैं। और आप लोग कविताओं में पढ़ते होंगे तो उसमें जो रहते हैं उसी को कह रहा है कि इसमें प्रत्येक में चरण कहते हैं। यानी छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं और इनमें प्रत्येक को हम चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। हम दूसरे शब्द में कहें तो जो चतुर्थांश, छंद का चतुर्थांश यानी चौथा अंश है, उसको भी हम चरण कहते हैं। जो छंद का चौथा अंश है उसको भी हम चरण कहते हैं। छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं, इनमें प्रत्येक को हम चरण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो छंद के चतुर्थांश को हम चरण कहते हैं। अब बात आती है कि चरण के प्रकार की। तो चरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समचरण और दूसरा होता है विषम चरण। अब ये समचरण क्या होता है और विषम चरण क्या होता है, इसको हम जानेंगे। आप लोग गणित की भाषा में पढ़े होंगे सम विषम, और साहित्य की भाषा में जानना है कि यह समचरण किसको कहते हैं और विषम चरण किसको कहते हैं। तो जो छंद का 4 भाग होता है उसी में जो पहला और तीसरा भाग होता है उसको हम विषम चरण कहते हैं, और जो दूसरा और चौथा भाग होता है उसको हम समचरण कहते हैं। यानी कि जो छंद के चारों चरण होते हैं तो ऐसे न होगा कि 1 2 3 4 ऐसे क्रम में 4 चरण होते हैं। तो इसमें जो दूसरा और चौथा होता है उसको हम समचरण कहते हैं, और जो पहला और चौथा होता है इसको हम लोग विषम चरण कहते हैं। यही है समचरण और विषम चरण। अब बात आती है कि जैसे कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे छंद भी आते हैं जिनमें 4 चरण होते हैं, लेकिन वे लिखे बस 2 पंक्तियों में जाते हैं। एक तो होता है जिसमें जो छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं वो आपको स्पष्टता दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ छंद ऐसे भी होते हैं
जो बस लिखे 2 पंक्तियों में जाते हैं, लेकिन उसमें भी 4 चरण होते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम लोग दल कहते हैं। ये परीक्षाओं में पूछ सकता है कि जो छंद होता है, जो लिखा बस 2 पंक्तियों में जाता है, तो उसमें उसको हम लोग जो उसकी पंक्ति होती है, या फिर ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को, जैसे मान लीजिए जो 2 पंक्तियों में लिखा जाता है तो उसमें भी 4 पंक्तियाँ रहेंगी। 2 पंक्ति में लिखा जाएगा लेकिन उसमें भी 4 चरण होंगे, और ऐसे चरण को हम लोग दल कहते हैं। ये चीज़ें परीक्षाओं में पूछ सकती हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। समचरण क्या होता है? जो छंद का दूसरा और चौथा चरण होता है उसे हम समचरण कहते हैं, और जो पहला और तीसरा चरण होता है उसको हम लोग विषम चरण कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो कुछ छंद ऐसे होते हैं कि जो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं लेकिन उसमें भी 4 चरण होते हैं, तो जो उसमें 4 चरण होते हैं, ऐसे चरण को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग दल कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिए। ये तो रहा पहला चरण, ये तो पहला अंग हो गया। छंद का जो अंग हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये पहला अंग है, चरण। अब हम लोग दूसरे अंग पे आते हैं, वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा। अब बात आती है वर्ण। तो जब मैं वर्णमाला पढ़ा रहा था तो मैं आप लोगों को बताया था कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इस चीज़ों को आपको बताया गया था। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये छंद का दूसरा अंग है, वर्ण या मात्रा, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। अब देखेंगे कि ह्रस्व वर्ण को लघु और दीर्घ वर्ण को गुरु कहते हैं। छंद में जो ह्रस्व रहता है उसको हम लोग लघु कहते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, और जो दीर्घ होता है, दीर्घ वर्ण को हम लोग गुरु कहते हैं। ह्रस्व वर्ण को हम लोग लघु कहते हैं, और जो दीर्घ वर्ण होता है उसको हम लोग गुरु कहते हैं। इस चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो ह्रस्व होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक उसी प्रकार छंद में हम लोग उसको ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। इस चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर अब इसकी परिभाषा आती है कि किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं, और मात्रा केवल स्वर की होती है। मात्रा केवल स्वर की होती है। किसी ध्वनि के उच्चारण काल को हम लोग मात्रा कहते हैं, और मात्रा केवल स्वर की होती है। यानी जो स्वर होता है, वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग स्वर कहते हैं। तो जो स्वर होता है उसमें बस मात्रा प्रयोग में आती है। वही चीज़ें हैं कि किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल स्वर की होती है। अब एक चीज़ आती है कि जो लघु और दीर्घ है, इसकी हम लोग पहचान कैसे करते हैं? इसका एक चिन्ह होता है। तो अब लघु मात्रा का चिन्ह, लघु को यानी ह्रस्व को भी, जो ह्रस्व है उसको हम लोग लघु कहते हैं, और लघु मात्रा का चिन्ह ये होता है। आप लोग इसको भी ध्यान से देख लेंगे। और जो दीर्घ मात्रा का चिन्ह होता है, दीर्घ यानी गुरु, गुरु मात्रा का चिन्ह ऐसे होता है। यानी गुरु का मतलब होता है बड़ा और दीर्घ का मतलब होता है छोटा। इसमें एक मात्राएं हम लोग जोड़ते हैं और इसमें 2 मात्राओं को जोड़ते हैं। यानी कि जो लघु होता है उसमें 1 मात्राएं जोड़ी जाती हैं, और जो गुरु होता है उसमें 2 मात्राओं को हम लोग जोड़ते हैं।
इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट यदि आपको लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो नोट्स भी कर लेंगे ताकि परीक्षाओं में कोई परेशानी न हो। अब आता है ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में जो स्वर आते हैं और दीर्घ में जो स्वर आते हैं। तो ह्रस्व में जो स्वर आते हैं अ ई उ री, और दीर्घ में जो स्वर आता है आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये भी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि ह्रस्व वर्ण कौन सा होता है और दीर्घ वर्ण कौन सा होता है। तो ये हो गया वर्ण या मात्रा के अंतर्गत आप लोगों ने चरण या पद को देखा और वर्ण या मात्रा को देखा। अब हम अगला देखेंगे। अगला आता है संख्या और क्रम, और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे।